नमस्कार, न्यूज ऑन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे लखनऊ से खबर, जहां यूपी सरकार के 3 मंत्री उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए। बता दें, उत्तराखंड में हादसे वाली जगह का वो दौरा करेंगे, जहां मंत्री सुरेश राणा, धर्म सिंह सैनी, विजय कश्यप रवाना हो गए हैं। तो बता दें, हरिद्वार में कंट्रोल रूम का दौरा करेंगे तीनों मंत्री। सभी मंत्री इस दौरान सभी जगह का जायजा लेंगे। कंट्रोल रूम का दौरा करके तमाम निर्देश भी दे सकते हैं। तो प्रदेश के लोगों की मदद के लिए भेजे गए हैं ये तीनों मंत्री। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ये तीनों मंत्री उत्तराखंड के लिए भेजे गए हैं। जो तमाम यूपी के लोग वहां पहुंचे हुए हैं, उसके बाद उनके भी नाम सभी के सामने आ जाएंगे। तो बता दें, यूपी सरकार के 3 मंत्री उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये तीनों मंत्री रवाना हुए। उत्तराखंड में जो हादसा हुआ उस जगह का दौरा करेंगे। मंत्री सुरेश राणा, धर्म सिंह सैनी, विजय कश्यप रवाना हो चुके हैं। हरिद्वार में कंट्रोल रूम का दौरा भी करेंगे ये सभी मंत्री। तो यूपी सरकार के कंट्रोल रूम का दौरा करेंगे ये मंत्री। बता दें, प्रदेश के लोगों की मदद के लिए भेजे गए मंत्री। जो आपदा आई उस वक्त यूपी के भी लोग वहां मौजूद थे। बता दें, काम करने के लिए जो यूपी से लोग उत्तराखंड गए हुए थे, वो भी उस आपदा का शिकार हो गए। और बता दें, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां शव मिल रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, रैणी गांव के किनारे जो मलबा जमा हुआ है, वहां से शव मिल रहे हैं। साथ ही साथ दर्जनों की तादाद में शव दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो फिलहाल की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी सरकार के 3 मंत्री उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुके हैं। हादसे वाली जगह का दौरा करेंगे। तो राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह लाइव, जहां उत्तराखंड आपदा पर गृह मंत्री बयान दे रहे हैं। ऋषिगंगा नदी के निचले क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई। उत्तराखंड सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अभी तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये आंकड़ा महोदय मैं थोड़ी स्पष्टता करना चाहूँ तो कल शाम 5 बजे तक का है, वो बदलता रहता है। और 6 लोग घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 197 व्यक्ति लापता है, जिसमें एनटीपीसी के निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, ऋषिगंगा कार्यरत परियोजना के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह सूचना विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा की है, जिसमें परिवर्तन संभव है। एनटीपीसी परियोजना के 12 व्यक्तियों को एक टनल के अंदर से सुरक्षित बचा लिया गया है। ऋषिगंगा परियोजना के भी 15 व्यक्तियों को घटना के समय ही सुरक्षित बचा लिया गया है। एनटीपीसी परियोजना की एक दूसरी टनल में लगभग अंदाजन 25 से 35 लोग फंसे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस टनल में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही साथ लापता व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। घटनास्थल के नजदीक 13 छोटे गांव से एक पुल बह जाने के कारण संपर्क बिल्कुल कट गया है। इन गांवों के लिए रसद और जरूरी मेडिकल सामान हेलीकॉप्टर के द्वारा लगातार पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। विद्युत मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया और चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का भी जायजा लिया है। आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम वहां स्थापित कर लिया है और उनके 450 जवान सभी जरूरी साजो सामान के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव अभियान में लगी हुई है। आर्मी की 8 टीमें, जिसमें एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी शामिल है, घटनास्थल पर बचाव कार्य कर रहा है। एक मेडिकल कॉलम और 2 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर तैनात है। नेवी की एक गोताखोर टीम भी घटनास्थल पर तैनात की गई है। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टरों को भी इस कार्य में लगाया गया है। जोशीमठ में भी प्रशासन द्वारा एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। घटनास्थल पर विपरीत परिस्थिति में भी
घटना के बाद से ही लगातार राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था। टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रात भर के अथक प्रयास के बाद आर्मी द्वारा टनल के मुंह पर पड़े मलबे को साफ कर लिया गया है। काफी अंदर तक हमारे लोग गए हैं। केंद्रीय जल आयोग के जो कर्मचारी अलकनंदा और गंगा बेसिन हरिद्वार तक में कार्यरत थे, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। सशस्त्र सीमा बल की एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। डीआरडीओ की एक टीम हिमस्खलन की निगरानी करती है, घटनास्थल पर वो भी पहुंच चुकी है। एनटीपीसी के सीएमडी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग 7 फरवरी को ही 4:30 बजे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करने और राज्य प्रशासन को सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमें भी राहत में और बचाव में कार्यरत है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की 7 टीमें, 8 एम्बुलेंस मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के साथ मौके पर मौजूद है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 5 हेलीकॉप्टरों को भी बचाव कार्यों के लिए तैनात किया हुआ है। घटना के बाद सभी जगह बिजली की बहाली लगभग कर दी गई है। बीआरओ और राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा 5 पूर्ण रूप से टूटे हुए पुलों की मरम्मत शुरू की जा चुकी है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि वित्त वर्ष 2021 में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष एसडीआरएमएफ से लगभग 1041 करोड़ रुपये उत्तराखंड के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय इसकी प्रथम किस्त ऑलरेडी 468 करोड़ रुपए की राशि राज्य को जारी की जा चुकी है। मैं सदन को केंद्र सरकार की ओर से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहत और बचाव कार्य के लिए सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय के साथ किए जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम उठाना जरूरी है वो उठाए जा रहे हैं। और मैं सभी मृतकों के लिए अपनी ओर से, सदन की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त कर समाप्त। I request all the members to raise and stand in silence in memory of those departed. Om Shanti, Shanti, Shanti. We pray for their soul to rest in peace and also hope the other people who are all affected by this, their rescue operations will succeed and their lives can be saved. And as and when we get further information, we'll try to discuss it. Now, the National Capital Territory of Delhi Law Special Provisions Second Amendment Bill. Statute Resolution, Sri K.K. Ragesh, not there. Sri Vinay Viswam, Sri Sikh Singh Govind, Sri K.C. Venugopal to move the following resolution. Vinay Viswam? Right. Right. Resolution moved. The Honorable Minister to move the motion for consideration of the National Capital Territory of Delhi Law Special Provisions Second Amendment Bill 2021. You want to say anything about it? अमित शाह ने राज्यसभा में उत्तराखंड आपदा को लेकर तमाम बयान दिए। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि तमाम टीमें भी पहुंच रही हैं उत्तराखंड में, जो मदद हो सकती है वो मदद मुहैया कराई जा रही है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। साथ ही साथ उन्होंने राज्यसभा में तमाम जो मृतक हैं उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की और इस दौरान राज्यसभा में सभी ने उन मृतकों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन भी धारण किया। तो राज्यसभा में आज जो कार्रवाई चल रही उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड आपदा को लेकर बोले और तमाम वो आंकड़े बताए और किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, आगे किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्या क्या
मुहैया कराया जा रहा है, किस तरीके से आगे की मदद मुहैया कराई जाएगी, वो तमाम बातें राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताई और सभी मृतकों को उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान राज्यसभा में मौजूद तमाम गणमान्य उन सभी ने मौन धारण कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। तो लगातार पीएम मोदी और गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए, ये बात भी उन्होंने कही और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 5 और टीमें एनडीआरएफ की वहां पहुंची। केंद्र सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि वहां हालात जल्द से जल्द कंट्रोल कर लिए जाए। तो उत्तराखंड में तेजी से राहत कार्य जो है, बचाव कार्य जारी है। संपर्क से कटे गांवों में सभी सुविधाएं जो है मुहैया कराने की बात भी कही है उन्होंने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय लगातार वहां नजर बनाए हुए। लखनऊ से खबर, जहां योगी सरकार जल जीवन मिशन में योजनाओं को रफ्तार देगी। बता दें, जल जीवन मिशन के लिए 3130 पदों पर भर्ती की जाएगी। अधिकारियों कर्मचारियों के लिए 3130 पदों पर नियुक्ति आउटसोर्स से होगी। सभी लोगों को नए बनने जा रहे निदेशालय में रखा जाएगा। बता दें, निदेशालय को बनाने की सैद्धांतिक अनुमति पिछले साल सितंबर में दे दी गई थी। तो केंद्र ने राज्य को दिए जल मिशन की योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश, ये तमाम निर्देश दे दिए गए हैं कि योजनाओं को समय पर पूरा किया जाए ताकि ये जो लाभ है आमजन तक जल्द से जल्द पहुंच सके। असिस्टेंट एडिटर आलोक राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, आपसे जानेंगे आज ये जो योजनाओं को जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए, साथ ही साथ जल जीवन मिशन के लिए जो भर्तियों की बात की जा रही है, इसके बारे में पूरी जानकारी दें। देखिए, जल जीवन मिशन एक बड़ी योजना है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार जो है काम कर रही है कि जो भी उत्तर प्रदेश में लोग हैं उनके घरों में जो है नल का कनेक्शन दिया जाए, यानी हर घर नल योजना चलाई जा रही है। इसके साथ अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत। और चूंकि जल निगम जो संस्था है वो कार्य कर रही थी, लेकिन वो असमर्थता जता रही थी कि उसके पास इतने संसाधन नहीं है, इसीलिए एक अलग निदेशालय बनाया जा रहा है जिसमें 3000 से ज्यादा पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी आउटसोर्सिंग के माध्यम से। इसके अलावा कई पदों पर जो है प्रतिनियुक्ति पर लोगों को भरा जाएगा, खासकर जो विशेषज्ञ हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर के रैंक के अधिकारी हैं, उनकी भर्तियां की जाएंगी ताकि इस योजना को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके, क्योंकि एक बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसमें सरकार ने काम शुरू कर दिया है और इसीलिए इन पदों पर भर्ती की तैयारी है ताकि योजना का लाभ लोगों को जल्दी से जल्दी मिल सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और जाहिर सी बात है ऐसे में बड़ी संख्या में इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों और इंजीनियरों की जरूरत है। इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन सभी पदों को भरा जाएगा और बाकायदा इसके लिए एक अलग निदेशालय बनाने की भी तैयारी है ताकि इस योजना को जल्दी से जल्दी अमली जामा पहनाया जा सके। जी आलोक, जो निदेशालय बनाने के निर्देश दिए गए ये कब तक पूरा हो सकता है? देखिए, इस संबंध में निर्देश सरकार ने जारी कर दिए हैं, उस पर कार्य शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द इन भर्तियों को भी पूरा करने के लिए सरकार ने जो है सहमति दे दी है, निर्देश जारी कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर माना जा रहा है कि इस महीने में ही ये सारी कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी, क्योंकि जो है कार्य शुरू हो चुका है। कई जिलों में काम इस मिशन के अंतर्गत शुरू कर दिया गया है, जिनको भी काम मिला उन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो अब निदेशालय भी बन जाएगा और फिर उसमें भर्तियां करके जो है इस पूरी योजना को जो है जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी में है सरकार। जी आलोक, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी अपडेट्स लेंगे। लखनऊ से खबर, जहां फसल बीमा कार्यक्रम के लिए योगी सरकार का तोहफा सामने आया। बता दें, प्रदेश सरकार ने स्वीकृत की है 100 करोड़ की धनराशि। तो सरकार ने 450 करोड़ में से 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। बता दें, कृषि विभाग के उप सचिव राधेश्याम ने ये जानकारी दी। शासन ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए हैं। धनराशि का प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाए, ये निर्देश दिए गए। तो आलोक राय लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आलोक, आपसे ये जानकारी चाहेंगे, जो योगी सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, अब फसल बीमा कार्यक्रम के लिए योगी सरकार की तरफ से ये तोहफा दिया गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी दें। देखिए, किसानों के लिए सरकार जो है कई योजनाएं चला रही है। इसी में एक बड़ी योजना है राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम और इसके लिए जो 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, उसमें से योगी सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि जो है जारी कर दी है। साथ ही साथ कृषि विभाग को निर्देश भी दिया है कि इस राशि का उपयोग उसी के लिए किया जाए जिस मद के लिए ये राशि जारी की गई, यानी इस राशि का उपयोग सिर्फ फसल बीमा के लिए ही किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर किसी खाते में ये राशि रखी जाती है और उसमें ब्याज मिलता है तो वो राजकोषीय खाते में जमा कराया जाए उस ब्याज की रकम को। और इसके अलावा जब ये योजना का काम पूरा हो जाए, यानी फसल बीमा का काम पूरा होने के बाद उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाए। तो कुल मिलाकर किसानों के लिए एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी है। जी, तो किसानों के हित में लगातार योगी सरकार कोशिश कर रही है। जहां एक और अगर किसानों की बात करें, आंदोलन जारी, वहीं दूसरी ओर अगर यूपी सरकार की बात करें तो किसानों के हित में तमाम कदम उठाए जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार जो है किसानों के लिए लगातार कार्य कर रही है और फसल बीमा कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे निश्चित रूप से किसानों को एक सीधा फायदा होता है, उनकी फसलों को लेकर के उनकी फसलों का बीमा ठीक है आलोक, कराता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ से खबर, जहां मुख्तार मामले में प्रियंका और राहुल को चिट्ठी लिखी गई है। बता दें, मऊ के पीड़ित अशोक सिंह ने चिट्ठी लिखी है। इसमें साफ उन्होंने लिखा है कि मुख्तार से इतना ही प्रेम है तो बना दे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष। पीड़ित अशोक का परिवार सालों से दहशत में है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार के रवैये से निराश है अशोक सिंह। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि योगी सरकार आने के बाद न्याय की उम्मीद जगी, लेकिन कांग्रेस की पंजाब सरकार की नीयत से निराशा हो रही है। तो पत्र की कॉपी भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि पत्र में जो उन्होंने निराशा हुई वो जाहिर की है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी से यह कहना चाहता हूं कि आपकी सरकारें, चाहे वो पंजाब में हैं या राजस्थान में हैं, दोनों जगह की सरकारें लगातार मुख्तार अंसारी को अपने यहाँ शरण दे रही है। एक छोटे से मामले में मुख्तार अंसारी गए हुए हैं जो कि एक धमकी का मामला है और 2 साल हो गए, आज तक चार्जशीट नहीं लगी। तो आप लोग क्यों इस तरह का प्रेशर दे रहे हैं अपराधियों को? आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? मुख्तार अंसारी बड़ा माफिया है, कुख्यात माफिया है, देश स्तर का अपराधी है। उसने मेरे भाई की हत्या करवाई, उसके बाद उसमें जो मुख्य गवाह थे राम सिंह मौर्य, उनकी हत्या करवाई, साथ में सुरक्षा में सिपाही जो लगाया गया था उनकी हत्या करवाई। इस तरह उन्होंने तमाम हत्याएं की है। और आप संदेश क्या देना चाहते हैं ऐसे लोगों को अपने यहाँ परिचय देकर? मैं आपसे पुनः एक बार अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम एक बार इस पर विचार कर लीजिए कि आपकी पार्टी किस हद तक जा रही है और कहाँ जा रही है। यह तो आपको विचार कर ही लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को आप शरण देकर आखिर संदेश क्या समाज में देना चाहते हैं। और अधिक जानकारी के लिए एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसके, लगातार ये जो शिकायतें आ रही हैं, अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को जो चिट्ठी लिखी गई अशोक सिंह की तरफ से, उन्होंने साफ कहा है कि एक उम्मीद जगी थी योगी सरकार के आने के बाद, लेकिन अब जो पंजाब सरकार है उसके बाद उन्हें निराशा मिल रही है। जहां एक और कांग्रेस योगी सरकार पर लगातार हमला करती है, वही दूसरी और इस तरीके की शिकायतें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की पूरी कोशिशें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की हीला हवाली से, पंजाब सरकार की इच्छा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस उसको यूपी नहीं ला। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की है और 24 तारीख को दोबारा से रीएप्लीकेशन उत्तर प्रदेश सरकार फाइल करेगी। जिस मामले में मन्ना सिंह एक हत्याकांड हुआ था जिसमें मुख्तार अंसारी सीधे तौर पर आरोपी है और उसके भाई हैं ये अशोक सिंह, जिन्होंने चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से उनके भाई की हत्या हुई, साथ ही साथ में जो गवाह था राम सिंह मौर्य, उसकी हत्या हुई, और इन दोनों मामलों को लेकर वो कोर्ट में लगातार पैरवी कर रहे हैं। बीजेपी में योगी सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं उम्मीद जगी थी कि जो इस हत्याकांड के पीछे मुख्य आरोपी है मुख्तार अंसारी, उसको सजा होगी, उसको कानून के तहत जो भी सख्त से सख्त दंड है वो दिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस सरकार एक छोटे से मामले में मुख्तार अंसारी को लगातार पंजाब जेल में रखे हुए है और उत्तर प्रदेश सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद उसको यूपी सौंपने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद टूट रही है। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला भी किया है और ये आरोप लगाया है कि अगर इतना ही उनको मुख्तार अंसारी से प्रेम है तो उनको सीधे तौर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी दे देनी चाहिए। अगर नहीं ऐसा है तो फिर क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्तार अंसारी से दुर्दांत अपराधी को सौंपा जा रहा है, ये सवाल भी उठा है। तो निश्चित तौर पर बड़ा सवाल कांग्रेस सरकारों पर जरूर है, चाहे वो पंजाब सरकार हो या फिर राजस्थान सरकार हो। जहां पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को किसी भी स्थिति में यूपी पुलिस को सौंपने को तैयार नहीं है, वहीं राजस्थान सरकार में लगातार उसके बेटे को शह मिल रही है, उसका बेटा वहां पे शादी करता है और उस पूरे समारोह में बड़े पैमाने पर लोग शामिल होते हैं। राजस्थान सरकार की सुरक्षा उस पास है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं बड़े सवाल जरूर कांग्रेस की मंशा पर इन सारी चीजों के बाद खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर ये वीडियो साथ ही साथ में वो पत्र भी अशोक सिंह ने जारी किया है जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी को यूपी पुलिस को सौंपा जाए ताकि जो भी कोर्ट की कार्रवाई है, जो पुलिस की कार्रवाई है, उसको आगे बढ़ाया जा सके। जी ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
लखनऊ से खबर, जहां शिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जवाद ने बड़ा बयान दिया है। बता दें, मौलाना कल्वे जवाद ने हुसैनाबाद ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हुसैनाबाद ट्रस्ट की सीबीआई जांच की जाए, इस बात की मांग की उन्होंने। साथ ही पीएम मोदी को पत्र भेजकर सीबीआई जांच करने की ये मांग की गई। शिया वक्फ बोर्ड के बाद हुसैनाबाद ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो शिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जवाद का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने हुसैनाबाद ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए। कल्वे जवाद ने हुसैनाबाद ट्रस्ट की सीबीआई जांच की मांग की है। सीधा उन्होंने पीएम मोदी को पत्र भेजकर ये मांग की है। हुसैनाबाद जो है, हुसैनाबाद ट्रस्ट, ये बेईमानियों का हब है। पूरा टोटल बेईमानियां यहाँ पर हो रही हैं और सब जो अफसरान है गवर्नमेंट के, वो कर रहे हैं बेईमानियां। और ये अशफाक का होटल था, पहले 3 साल पड़ा था इसमें। ये एक पाठक जी थे यहाँ से, सेक्रेटरी हुसैनाबाद के, एडीएम भी थे, क्या थे, उन्हें सब उसको पूरा बनवा दिया। सब नाजायज। आधे गेट पर उसका कब्जा है इसका, और वो बिल्कुल गेट गिरने वाला है। उसकी वजह से कोई उनकी कार बजू नहीं रही, ना डीएम कर और ना सेक्रेटरी। सब हम कहते कहते थक गए। सपा सरकार से भी कहा और मायावती सरकार से भी कहा, योगी जी ने भी कहा कि इसकी कमेटी जो है बनवाइए, उस पर शिया होना चाहिए। बिल्कुल नाजायज तरीके से डीएम कब्जा किए। 20 साल से ऑडिट नहीं हुआ है। और हमने कई मरतबा आरटीआई भेजी तो वहां से जवाब आता है कि प्राइवेट ट्रस्ट है। प्राइवेट ट्रस्ट आप जाके पूछिए कि ट्रस्ट जो होता है कहीं ना कहीं रजिस्टर होता है, तो कहाँ रजिस्टर्ड है? और इटावा से खबर, जहां रघुकुल अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल में एक बार फिर महिला की मौत से हड़कंप मच गया है। अस्पताल में कुछ महीने में कई महिलाओं की मौत हो चुकी है। तो बता दें, अस्पताल में बिना संचालक के मौजूद डॉक्टर बाहर रहे। बता दें, स्वास्थ्य विभाग महिलाओं की मौत पर अंकुश भी नहीं लगा पा रहा है। तो इटावा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, अस्पताल में बिना संचालक के डॉक्टर बाहर। रघुकुल अस्पताल इटावा जनपद के स्टेशन बजरिया पर रघुकुल हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई। आपको बता दें, आए दिन इस अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिलाओं की मौत हो रही है, जिससे जो जिला प्रशासन है उनकी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जब घटना एक बार हुई थी तो उसी वक्त इटावा प्रशासन द्वारा एक्शन लिया जाना था, पर इस अस्पताल पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें, आज फिर से एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई और बच्चा जो है वो स्वस्थ है, पर परिवारजनों द्वारा डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें, इटावा के जो आला अधिकारी हैं वो अस्पताल संचालक के बेटे को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गए हैं। अब बड़ी बात ये है कि इस अस्पताल पर इटावा सीएमओ द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। इस अस्पताल पर अभी तक इटावा जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ऐसे अस्पताल को किस तरीके से लाइसेंस दिया गया है, ये एक बड़ी बात है। रिपोर्ट चंचल। और लखनऊ से खबर, जहां एटीएम मशीन से 8.5 लाख की चोरी का मामला सामने आया। बता दें, गैस कटर से एटीएम मशीन काटकर लाखों की नकदी चोरी की गई। सीसीटीवी कैमरे में ये चोरी की सारी घटना भी कैद हो गई। तो बैंक के कंट्रोल रूम से मैनेजर को सूचना मिली थी। उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कितनी आसानी से चोर एटीएम मशीन में गैस कटर लेके घुसता है और एटीएम मशीन को काट के 8.5 लाख की चोरी की घटना को अंजाम देता है। चिन्हट के मटियारी चौराहे के पास की ये घटना है। 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ कोई भी आरोपी नहीं लग पाया है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।